नमस्कार। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में। भारत में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो है दक्षिण भारत में मैसूर के साथ लड़ाई लड़ ली। उसके बाद अंग्रेजों का जो सामना है वो मराठों के साथ होता है और दोनों के मध्य अंग्रेजों और मराठों के बीच अपनी अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए 3 बार लड़ाइयां होती है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों के पक्ष में होता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है मराठों को हरा लेते हैं और फिर भारत पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेते हैं। तो देखेंगे हम लोग तीनों युद्धों को, क्या कारण थे, किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई थी, कौन सी संधियां हुई थी, क्या परिणाम निकला था, सारा कुछ इस वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर अंग्रेजों की क्या स्थिति थी। तो देखो, अंग्रेजों की स्थिति की अगर हम लोग बात करें, अगर देखिए जो आंग्ल मराठा युद्ध है 3 बार लड़े गए थे। जो सबसे पहला वाला है वो 1775 से 1782 तक शुरू हुआ। तो इस समय तक जो अंग्रेज थे उनकी स्थिति बंगाल में काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, उसके बाद द्वैत शासन, इन सबको पार करके अंग्रेज जो है 1772 में अपना बंगाल में जो है अपना क्या कहते हैं प्रत्यक्ष शासन करना शुरू कर देते हैं। जो बंगाल का गवर्नर होता है वो भारत में जिन भी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन होता है, जैसे कि बंबई हो, मद्रास हो और बंगाल तो है ही है, तो उन सभी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ जाते हैं अंग्रेज। और इसके बाद फिर जो दक्षिण है वहां पर मैसूर के शासक हैदर अली के साथ भी इनकी लड़ाई होती है। हालांकि उसका कोई स्पष्ट परिणाम निकल करके नहीं आता है। हालांकि वहां अंग्रेजों का पक्ष थोड़ा सा कमजोर होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोगों ने इस पर डिटेल में चर्चा की हुई है, आप लोगों वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो अंग्रेजों की स्थिति ठीक ठाक थी। वहीं अगर हम लोग बात करें मराठों की, तो देखो अंग्रेज तो बंगाल पर अधिकार कर लिए। उसके बाद उनका ये था कि वो जो है भारत के दूसरे राज्यों को भी अपने अधीन कर ली। इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है दक्षिण में मैसूर के साथ पंगा लिया। और वो लोग जो है ना लगे हुए थे दूसरे राज्यों में, मतलब कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर हम लोग पहले आसानी से अधिकार कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस समय मराठों की बात करें ना, तो जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ 1775 में, तो उसमें कहीं ना कहीं मराठों की जो आंतरिक कलह थी वही कारण था इस युद्ध के आरंभ होने की। और अंग्रेजों ने उसी आंतरिक कलह का फायदा उठाया और फिर मराठों के साथ लड़ाइयां लड़ी। तो इस समय जो मराठों की स्थिति थी वही जो है ना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। तो सीधे हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आप लोगों को सन याद रखना है, 1775 से 1782 तक चला था। प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारण। तो देखो कारण 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है। सॉरी, बालाजी बाजीराव की डेथ नहीं होती है, मराठों की बुरी तरह से हार हो जाती है। तो मराठा शक्ति जो है थोड़े समय के लिए क्षीण हो जाती है। लेकिन बालाजी बाजीराव के बाद जो उनके बेटे माधव राव मराठा पेशवा बनते हैं, तो वो जो है मराठों को पहले वाली स्थिति में ले आते हैं, मतलब कि मराठा शक्ति को पुनः स्थापित कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1772 में पेशवा माधव राव की भी मृत्यु हो जाती है। ये जो है ना, कई सारे इतिहासकारों ने पानीपत के युद्ध में मराठों की हार को मराठों के लिए उतना बड़ा नुकसान नहीं बताया है जितना कि 1772 में पेशवा माधव राव के मृत्यु को। क्यों? क्योंकि यही जो है ना आखिरी शक्तिशाली प्रभावशाली पेशवा होगा। इसके बाद जो भी पेशवा बनेगा उतना योग्य नहीं होता है। तो माधव राव की मृत्यु जो है बहुत मतलब मराठों को काफी खलने वाली है। तो 1772 में इसको ना टीबी हो गया था, जिसको हिंदी में क्षय रोग बोला जाता है ना। ये भी पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे, हिंदी में इसको क्षय रोग बोला जाता है। और ये जो टीबी ट्यूबरोक्लोसिस यही होता है ना, तो ये हुआ था। तो अब इसकी डेथ हो जाती है माधव राव की। तो इसके बाद क्या होता है, इसके छोटे भाई जिसका नाम था नारायण राव, इसको पेशवा बना दिया जाता है। लेकिन
क्या होता है कि जो पेशवा माधवराव है और नारायण राव है, दोनों भाई हैं। तो इनका एक चाचा होता है जिसका नाम था रघुनाथ राव। देखिए, मैं आपको ना पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, कहानी की तरह आप लोग सुनते चले जाइएगा। जो बाजीराव प्रथम थे ना, उनके दो बेटे, एक तो बालाजी बाजीराव जो बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद पेशवा बने, उसके बाद दूसरे थे रघुनाथ राव, जिनको राघोबा भी बोला जाता था। मतलब कि ये बाजीराव प्रथम के बेटे थे। क्या होता है कि जो रघुनाथ राव थे ना, अपने भाई बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद खुद पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन किसको बना दिया जाता है? माधवराव को। अब जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर कुंठा भरा रहा होगा कि यार मुझको नहीं बनाया, इस टाइप से। तो जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है, तब रघुनाथ राव को फिर से एक बार अवसर मिलता है पेशवा बनने का। तो कोशिश करता है, लेकिन नहीं बनाया जाता है। इसके भतीजे नारायण राव को बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी रघुनाथ राव जो है कोशिश नहीं छोड़ता है, और वो जो है पेशवा नारायण राव के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। और वो क्या करता है, 1773 में पेशवा नारायण राव को मार देता है, उसकी हत्या करवा देता है, और स्वयं पेशवा बन जाता है। कौन? रघुनाथ राव, जिसको राघोबा भी बोला जाता है। देखो, ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि ना रघुनाथ राव के स्थान पर राघोबा भी पुस्तकों में मतलब परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, रघुनाथ राव और राघोबा। जैसे कि बालाजी बाजीराव, उनको नाना साहब भी बोला जाता था। नाना साहब के नाम से ही वो बहुत ज्यादा विख्यात थे। तो अब जो है पेशवा नारायण राव की हत्या हो गई, और उसके बाद राघोबा स्वयं पेशवा बन गया। लेकिन दो व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये उस समय ना महत्वपूर्ण मराठा सरदार हुआ करते थे। तो ये लोग जो हैं, जो रघुनाथ राव जो कि पेशवा बन गया, उसको जो है कभी भी पेशवा के रूप में स्वीकृत नहीं करते हैं। मतलब कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि रघुनाथ राव, मतलब कि राघोबा, वो पेशवा बने। तो ये मतलब बिल्कुल है नहीं। लेकिन वो जो है बाजीराव प्रथम का बेटा है, तो उसलिए तो थोड़ा उत्तराधिकारी होता ही है। लेकिन क्या होता है, इसी समय 1773 में स्वर्गीय पेशवा नारायण राव की विधवा पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। देखिए क्या था, जो नारायण राव है उसकी हत्या कर दी रघुनाथ राव ने, लेकिन कुछ समय बाद नारायण राव की जो विधवा पत्नी होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि बेटा होता है। तो जो मराठा सरदार होते हैं, वो लोग पहले से ही तय करके रखे थे, क्योंकि जो पेशविन थी, मतलब जो पेशवा की जो पत्नी थी, विधवा पत्नी, वो गर्भवती होती है। तो लोग पहले से डिसाइड करते हैं कि अगर बेटा होगा तो उसको पेशवा बना देंगे, और अगर बेटी हुई तो हम लोग क्या करेंगे, बाजीराव प्रथम के बेटे, जिसका एक और बेटा था, क्या नाम था उसका, शेर खां, कुछ ऐसे ही नाम था, जो बाजीराव मस्तानी का बेटा था ना, उसके बेटे के बेटे को हम लोग बना देंगे, ऐसा वो लोग तय करके रखे थे। लेकिन बेटा हो गया, तो अब उसी को जो है पेशवा घोषित कर दिया जाता है, और उसी का क्या नाम था, माधवराव नारायण राव द्वितीय। तो देखो, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1773 में रघुनाथ राव द्वारा नारायण राव की हत्या, फिर नारायण राव की विधवा पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया माधवराव नारायण राव, और इसको जो है पेशवा घोषित कर दिया। देखो, बड़ा अजीब चीज है, बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसको कुछ दिन दुनिया के बारे में पता नहीं, जो कि बस रोता रहता है, उसको क्या बना दिया गया, पेशवा, मराठा पेशवा। कितना बड़ा पोस्ट होता था, आप लोग देख ही चुके होंगे, जैसे कि बाजीराव प्रथम हो, बालाजी बाजीराव हो, पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो वो पोस्ट किसको दे दिया गया है, माधवराव नारायण राव, जो कि बिल्कुल अबोध बालक है। और अब चूंकि ये बच्चा है, तो क्या किया जाता है कि इसके संरक्षक दल के रूप में एक टीम बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है, जिसमें कुल सदस्य होते हैं 12, और इनको जो है 12 सदस्य होने के कारण 12 भाई परिषद के नाम से जाना गया। तो ये लोग जो है ना, उस बच्चे के संरक्षक के रूप में शासन करेंगे, और इसमें नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, ये लोग प्रमुख थे। अब जो है रघुनाथ राव, जो पेशवा बन गया था नारायण राव को मार करके, तो उसको तो भाई हटा दिया गया होगा ना, कि तुम हटो, अब असली वारिस आ गया। तो जो रघुनाथ राव है, वो कुपित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है कि भाई मैं भी तो मतलब पेशवाओं के ही कुनबे से हूँ, उन्हीं के खानदान से हूँ, तो मुझको भी तो अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बड़ा कुपित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है,
और ये कहाँ चला जाता है, बम्बई। देखो बम्बई जो कि उस समय अंग्रेजों के अधिकार में था, तो बम्बई में अंग्रेजों की शरण में चला गया और अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली 1775 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही सूरत की संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के लिए तात्कालिक कारण बना। और सूरत की संधि क्यों हुई थी, जो रघुनाथ राव जो नाराज होकर के चला गया था ना, उसके कारण हुई थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है अंग्रेजों के बारे में देख लेते हैं। तो बम्बई के अंग्रेज, यहाँ मुंबई लिखा हुआ है, बम्बई है, उस समय बम्बई हुआ करता था। तो देखो जो बम्बई के अंग्रेज अधिकारी हैं, ये कोलकाता के अंग्रेज अधिकारियों के जैसा करना चाहते थे। मतलब कोलकाता के अधिकारियों ने क्या किया था, जो प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुआ, फिर उस वक्त पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो वैसा ही कुछ बम्बई के अंग्रेज अधिकारी करना चाहते थे। और ये लोग कहाँ कर सकते थे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मतलब मराठों को पूरी तरह से बेदखल कर दो और पूरे महाराष्ट्र दक्कन पर अधिकार कर लो। तो ये लोग ऐसा कुछ करना चाहते थे। काफी लंबे समय से ये जो है एक अवसर की प्रतीक्षा में थे, कोई ना कोई ऐसा मौका है कि हम लोगों को मराठों की राजनीति में दखल देने का अवसर मिले। और ये अवसर इनको रघुनाथ राव के रूप में मिल गया। मतलब कि वो जो है अब रघुनाथ राव को बिल्कुल कठपुतली के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बंगाल में हुआ। जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसको अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया था और सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रच करके प्लासी का युद्ध में उसको हरा दिया, फिर उसको मार दिए। फिर जो है बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। तो ऐसा ही कुछ जो है बंबई के अंग्रेज अधिकारी करना चाहते थे। और वो लोग जो है इसी उद्देश्य से रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि करते हैं। और देखते हैं सूरत की संधि में क्या होता है। तो देखो सूरत की संधि, इसकी शर्तें आप लोगों को याद रखना है, 2 ही पॉइंट है। तो पहला है कि कंपनी 1.5 लाख रुपए के मासिक खर्च पर 2500 की सेना राघोबा को देगी। मतलब कि जो कंपनी है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंबई में है, तो वो जो है 2500 सैनिक, 2500 सैनिक राघोबा को देंगे। और उन सैनिकों का खर्च 1.5 लाख रुपए होगा, जो कि रघुनाथ राव को वहन करना होगा। तो ये पहला पॉइंट रघुनाथ राव ने स्वीकार कर लिया, ठीक है भैया तुम मेरे को 2500 सैनिक दो, मैं तुमको 1.5 लाख रुपया महीना देता रहूंगा। दूसरा चीज बोला गया कि अंग्रेज राघोबा की सहायता कर रहे हैं, फोकट में तो नहीं करेंगे। तो अंग्रेज बोलते हैं कि हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, तो जब तुम पेशवा बन जाओगे तो उसके बाद हमको जो है बंबई के निकट कुछ द्वीप थे, जैसे कि बसीन हो गया, सालसेट हो गया, थाना हो गया, तो ये द्वीप जो है हम लोगों को दोगे, तो ये वचन दो। तो रघुनाथ राव ठीक है वचन दे देता है, मैं एक बार पेशवा बन गया तो तुमको इन तीनों द्वीप दे दूंगा। तो ये हो गया। अब जो है रघुनाथ राव वो कंपनी की सेना की सहायता से आगे बढ़ता है मराठों से, मतलब कि जो पेशवा है, जो भी मराठा सरदार हैं, उन लोगों पर अटैक करने के लिए। तो अर्रास एक स्थान का नाम है, अर्रास, ये शायद अहमदनगर के आसपास है। तो अर्रास नामक स्थान पर पेशवा की सेना से एक अनिर्णायक युद्ध लड़ा। मतलब कि सेना लेकर के आया और पेशवा की सेना के साथ लड़ाई लड़ी। अब पेशवा कौन था, बच्चा था, वो थोड़ी ना भेजेगा, वो तो नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, उनके नेतृत्व नियंत्रण में था सब कुछ, तो वही लोग भेजे होंगे। तो अर्रास नामक स्थान पर पेशवा की सेना जो है रघुनाथ राव को हरा देती है। मतलब हराती नहीं है, तो कोई निर्णय नहीं निकल पाता है। कई सारे पुस्तकों में ना इसमें यह दिया जाता है कि रघुनाथ राव जीता या पेशवा की सेना जीती, मतलब ना कोई निर्णय नहीं निकल पाया था। इसको ध्यान रखिएगा, अनिर्णायक युद्ध था। इसके बाद अब जो चूंकि जो सैनिक जो राघोबा है वो हार गया। अब क्या होता है, जो 1775 में जो सूरत की संधि हुई थी उसकी कॉपी जो है ना बंगाल में भेजी जाती है। और इस समय तक ना, मतलब कि 1772 के बाद जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगता है और भारत में वो सुप्रीमो होता है। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वहाँ की जो कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी होती है, वहाँ पर वो लोग जो है सूरत की संधि को मानने से इनकार कर देते हैं। और वो लोग जो है ना कैप्टन अपटन, ये नाम याद रखेंगे, कैप्टन अपटन, इसके नेतृत्व में एक सेना भेजा जाता है। लेकिन इसको कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाती है। और 1776 में पेशवा के संरक्षक दल के मुखिया नाना फडणवीस ने कैप्टन अपटन के साथ पुरंदर की संधि की। देखो एक पुरंदर की संधि ना 1776 से 90 वर्ष पहले, कब हुई थी, 90 वर्ष पहले या 92 वर्ष पहले आप लोग बोल लो, राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। वो अलग वाली है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसका भी वैसा ही महत्व है हालांकि, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। तो 1776 में नाना फडणवीस ने पुरंदर की संधि की। और इस संधि के तहत क्या हुआ था देखते हैं। तो अंग्रेज
अंग्रेजों ने ये स्वीकार लिया कि वो जो है राघोबा का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब कि सूरत की संधि में सूरत की संधि से अंग्रेज जो हैं राघोबा की मदद कर रहे थे, 2500 की सेना दे रहे थे। लेकिन पुरंदर की संधि में क्या होता है कि जो कंपनी है वो राघोबा का समर्थन नहीं करेगी, ये कंपनी मान लेते हैं। अंग्रेज बोलते हैं कि भैया हम लोग कान पकड़ते हैं, अब हम लोग जो है रघुनाथ राव की मदद नहीं करेंगे। तो इस चीज को वो लोग मान लेते हैं पुरंदर की संधि से। दूसरा चीज बोला जाता है ये मराठों की तरफ से कि तुम लोग जो है राघोबा की मदद नहीं कर रहे हो, ठीक है, सालसेट और थाना जो है तुम्हारे ही पास रहेगा। तो ये चीज जो है अंग्रेजों को बेनिफिट दिया गया। तो अब हो गया पुरंदर की संधि, और इस संधि से ना दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित हो गई। जो झगड़ा शुरू हुआ था वो लगभग समाप्त होने की कगार पर आ गया कि जो अंग्रेज थे वो रघुनाथ राव की सहायता नहीं करेंगे, मतलब अंग्रेज जो है मराठों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। ये बात उन लोगों ने स्वीकार कर ली। लेकिन अब क्या होता है, जो सूरत की संधि है, पुरंदर की संधि है, ये जो सारी चीजें हो रही थी भारत में, ये सब चीजें ना रिपोर्ट बना करके लंदन भी भेजी जाती थी। तो लंदन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास सूरत की संधि का पेपर भी जाता होगा, हाँ, उसके बाद पुरंदर की संधि वाला चीज भी जाता होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि भैया ये जो पुरंदर की संधि है इसको हम लोग नहीं मानते, हम लोग तो सूरत की संधि को ही स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि सूरत की संधि ज्यादा लाभदायक थी। पुरंदर की संधि में तो मतलब उनको एक तरह से जो है बाहर खदेड़ दिया गया। मराठों ने जो है दूध में मक्खी गिरता जाता है ना, वैसे निकाल के फेंक दिया कि तुम जो है राघोबा से दूर रहोगे, उसकी मदद नहीं करोगे। मतलब वो लोग मराठों की राजनीति में दखल नहीं दे पाएंगे। तो जब ये चीज जो है लंदन जाती, वो लोग बोलते हैं कि सूरत की संधि को स्वीकार करेंगे, पुरंदर की संधि को हम नहीं मानते। तो जो शांति स्थापित हुई थी पुरंदर की संधि के बाद, वो जो है शांति अब फिर से भंग हो गई। अब इसी समय एक और घटना घटित होती है जो भारत में घटित नहीं हुई थी, दूर पश्चिम में अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध चल रहा था, और जिसमें जो फ्रांसीसी हैं वो अमेरिका का साथ दे रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। अब अंग्रेज फ्रांसीसी भारत में भी हैं। तो इसी समय क्या होता है, एक फ्रांसीसी सेना पूना पहुंची। पूना मतलब पेशवा की राजधानी थी पूना। तो एक फ्रांसीसी सेना पूना पहुंची, और जो पूना का जो पेशवा है, मतलब कि जो भी उनके संरक्षक दल है, नाना फडणवीस, वो सब जो हैं इस फ्रांसीसी सेना को पश्चिम में एक पत्तन के निर्माण की अनुमति दे देते हैं, जो सूरत की संधि का उल्लंघन था। मतलब कि फ्रांसीसी लोग आए होंगे मराठों के पास, क्योंकि यहाँ से तो उनका व्यापार चलता ही रहता था। अब भले ही अंग्रेजों ने उनको दबा दिया था भारत में, लेकिन भारत में वो लोग व्यापार करते थे। तो आए, बोले कि मदद मांगे, हमको जो है एक बंदरगाह बनाना है आपके क्षेत्र में। ठीक है भैया, बना लो पश्चिम में। तो ये जो है कहीं ना कहीं सूरत की संधि का उल्लंघन था, और इससे जो है अंग्रेज बौखला गए। चूंकि जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजों के शत्रु थे, और वो जो है अंग्रेजों के दूसरे शत्रु से जा मिला है, क्योंकि मराठे भी उनके शत्रु थे ना। तो अब तो ये चीज जो है अंग्रेजों को खटकने लगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था ना, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जितने भी युद्ध लड़े गए ना, जैसे कि मैसूर का युद्ध हो, आंग्ल मराठा युद्ध हो, या फिर आपका आंग्ल नेपाल युद्ध हो, आगे हम लोग देखेंगे आंग्ल बर्मा युद्ध हो, तो इस टाइम पर जो भी गवर्नर जनरल था, जो भी वायसराय था, उनका नाम पूछा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ये क्या करता है, बंबई की सेना की सहायता हेतु एक सेना भेजता है। यह सेना बड़गांव में पेशवा की सेना से बुरी तरह हारी। तत्पश्चात दोनों पक्षों के मध्य बड़गांव की संधि हुई। देखो, वॉरेन हेस्टिंग घबरा गया कि जो मराठे हैं वो तो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के खिचड़ी पका रहे हैं, तो वो बंगाल से एक सेना भेजता है कि जाओ वहां बंबई की सैनिकों का सहायता करो। अब ये लोग सब मिलकर के जो है ना मराठों के साथ लड़ाई लड़ते हैं बड़गांव नामक स्थान पर, लेकिन जो मराठा सेना है वो इनको बुरी तरह से हरा देती है, और बड़गांव की संधि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 में। देखो, सूरत की संधि 1775 में, उसके बाद पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में। संधि भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग सबको नोट करते हुए चलिएगा। तो 1779 में बड़गांव की संधि, क्या क्या शर्तें रखी गई थी ये देख लेते हैं। तो अंग्रेजों ने 1773 के पश्चात जो भी प्रदेश जीते थे सारे मराठों को लौटा देना पड़ेगा, और वो लोग स्वीकार कर लेते, ठीक है हम लोग 1773 के बाद तुम्हारा जो भी क्षेत्र जीते हैं तुमको लौटा देंगे।
माफ करो हमको, इस टाइप से। तो ये जो संधि है अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को झुकना पड़ा था, मराठों का बात मानना पड़ा था और अपने जीते हुए प्रदेश जो है मराठों को वापस करना पड़ा था। तो यह संधि अंग्रेजों के लिए बड़ी अपमानजनक सिद्ध हुई। लेकिन जो वारेन हेस्टिंग्स था वो मतलब थमने वाला व्यक्ति नहीं था, उसने युद्ध जारी रखा। और इसके बाद ना अंग्रेजों को थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। ब्रिटिश सेना ने अहमदाबाद और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। गुजरात के गायकवाड़ जो अभी तक तटस्थ था उसे अपनी ओर मिला लिया। ये चीज ध्यान रखना, जो गुजरात का गायकवाड़ है ना, देखो जो मराठे थे ना आगे चल करके 5 संघों में बंट जाते हैं। एक तो गायकवाड़ था जो गुजरात वडोदरा, उसके बाद दूसरा तो पूना का पेशवा, तीसरा नागपुर का भोंसले, चौथा इंदौर का होलकर, पांचवा ग्वालियर का सिंधिया। तो ये लोग जो है ना 5 भागों में बढ़ जाते हैं। हालांकि ये सब लड़ते हैं, लेकिन जो गायकवाड़ था ना ये शुरू से ही अंग्रेजों के समर्थन में था, तो इसको जो है अंग्रेज अपने पक्ष में कर लेते हैं गायकवाड़ को। तो ये कुछ सफलता इनको मिलती है। अब इसके बाद ना मतलब अंग्रेजों की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो रही थी और इसी समय दक्षिण में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि जो मराठे हैं और हैदराबाद का निजाम है वो मैसूर के शासक हैदर अली के साथ साठगांठ कर लेते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो है ना अंग्रेजों का लगभग कमर टूटने की हालत में पहुंच जाता है। हैदर अली ने भी काफी नुकसान पहुंचाया था। अब जो अंग्रेज है ना किसी तरह से इनकी जोड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब कि किसी तरह से जो है हैदर अली से मराठों और निजाम को अलग करो कैसे भी करके। तो यहां पर इनको सफलता मिलती है और 1782 में सिंधिया के मध्यस्थता में सालबाई की संधि हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। तो 1782 में हुई थी सालबाई की संधि। तो शर्तें देख लेते हैं। एक दूसरे के अभिजीत प्रदेश ने, ये माफी चाहूंगा, अभिजीत नहीं, अभिजीत सावंत तो वो गाना गाने वाला है, विजित क्या होगा ये, विजित, एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए गए। मतलब कि दोनों ही झुके, मराठों ने भी अपने द्वारा जीते गए प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए, अंग्रेजों ने भी अपने मतलब मराठों से जो भी प्रदेश जीता था उसको दे दिया। दोनों ने जो है एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश का आदान प्रदान कर दिया, दोनों ही झुकेंगे। उसके बाद दूसरा बोला गया कि अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ दिया। तो थोड़ा सा अंग्रेजों को नुकसान हुआ, उन्होंने जो है राघोबा का साथ छोड़ दिया, रघुनाथ राव का साथ। उसके बाद तीसरा चीज बोला गया, ये जो है ना जो मराठा पेशवा था उसने राघोबा को पेंशन दिया। मतलब कि राघोबा को बोला कि भैया तुम जो है पेंशन लो, पैसा हम तुमको देंगे महीना में, साल में, जो भी तय हुआ होगा, चुपचाप रहो, अपना जिंदगी काटो। तो वो तैयार हो गया, तो राघोबा को पेशवा द्वारा पेंशन दिया गया। चौथा, अंग्रेजों ने माधवराव नारायण राव को पेशवा मान लिया। मतलब उन लोगों ने बोला ठीक है भैया, हम लोग जो है माधवराव नारायण राव को पेशवा मान लेते हैं, हम किसी दूसरे को पेशवा बनाने का काम अब नहीं करेंगे। पांचवा चीज बोला गया कि जो सालसेट और एलिफेंटा द्वीप है वो अंग्रेजों के पास रहने दिया गया। ठीक है, वो जो द्वीप है तुम अपने पास रख सकते हो। तो ये 5 शर्तें थी अपना क्या कहते हैं सालबाई की संधि। और इसी संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि ने युद्ध से पहले की स्थिति स्थापित कर दी। मतलब कि 1775 से पहले ब्रिटिश और मराठों की जो स्थिति थी ना वही स्थिति इस संधि ने स्थापित कर दी। मतलब कि इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मराठों से जो भी प्रदेश जीते थे वो प्रदेश तो वापस लौटा दिए, अंग्रेजों ने भी मराठों ने अंग्रेजों के जो प्रदेश जीते थे वो भी लौटा दी। तो पहले जिसके पास जितना था उतना ही था, बस वो जो सालसेट और एलिफेंटा द्वीप वो अंग्रेजों को मिल गया। तो पहले वाली स्थिति स्थापित हो गई। यद्यपि कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई किंतु उसे अपार वित्तीय क्षति पहुंची। देखो यहां ध्यान रखना कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है हम लोगों ने देखा उसमें भी ना अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ था। वैसे ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ, मराठों का पक्ष ठीक ठाक रहा। तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इससे कंपनी को केवल मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ना उस समय मराठे और निजाम अंग्रेजों के पक्ष में थे। इसके बाद जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें भी मराठे और जो निजाम है वो अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन जो दूसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध था ना उसमें मराठों ने और निजाम ने हैदर अली का साथ दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो इस बार ना अंग्रेजों को काफी मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, हैदर अली के खिलाफ भी और मराठों के खिलाफ भी, क्योंकि सब जो है अंग्रेज
अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। तो अंग्रेजों ने जब अंग्रेजों ने जब हैदर अली से मराठों को अलग कर दिया ना, तब हैदर अली अकेला पड़ गया। हालांकि उसने अकेले भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन उसकी जो है बीच में डेथ हो जाती है। तो इस युद्ध से ना ये वाला थोड़ा सा अंग्रेजों को फायदा मिला था, मतलब कि जो मैसूर का जो हैदर अली है वो अकेला पड़ गया था। अंग्रेजों को मराठों की वास्तविक शक्ति का ज्ञान हो गया, मतलब कि अंग्रेजों को पता चल गया कि मराठे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति बनी रही। 1782 में सालबाई की संधि हुई और उसके बाद ना 1803 से फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। तो लगभग 20-21 वर्ष तक दोनों पक्षों के मध्य कोई भी संघर्ष नहीं हुआ, शांति बनी रही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मराठे हैं वो अंग्रेजों के साथ मिल करके मैसूर के खिलाफ लड़े भी। तो ये था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो किसके पक्ष में रहा? मराठों के पक्ष में रहा। अंग्रेजों की स्थिति कमजोर रही, सालबाई के युद्ध से समाप्त हुआ। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के 21 वर्ष पश्चात हुआ था। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो 1803-06 में लॉर्ड वेलेजली ये गवर्नर जनरल था बंगाल का। और इधर मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव प्रथम वो तो बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन जो बाजीराव द्वितीय था ना वो बड़ा निकम्मा टाइप का व्यक्ति था। तो कारण देख लेते हैं, कारण क्या था? तो इसका कारण था बसीन की अपमानजनक संधि का मराठा सरदारों द्वारा विरोध। देखो जो बसीन की संधि है ना वो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ की थी और अंग्रेजों की कई सारी शर्तें उसने मान ली थी। तो इसको जो है ना मराठा सरदारों ने मराठों का अपमान समझा और बाकी मराठा सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये बसीन की संधि ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। तो अब हम लोग जो है ना बसीन की युद्ध ये सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बसीन की संधि वगैरह। तो बसीन की संधि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और बाजीराव द्वितीय की अदूरदर्शिता का परिणाम था। अच्छा ये क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ, ये जो बसीन का युद्ध है ना जो हुआ था, मैं बार बार बसीन का युद्ध बोल रहा हूं। ये जो बसीन की संधि हुई थी कब हुई थी? 1803 में हुई थी। 1802 में हुई थी बसीन की संधि, 1802 में। तो ये जो संधि है अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और पेशवा बाजीराव द्वितीय की अदूरदर्शिता का परिणाम था। मतलब कि अंग्रेज काफी महत्वाकांक्षी थे, वो पूरे मराठों के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। वहीं जो बाजीराव द्वितीय है ये बड़ा अदूरदर्शी टाइप का व्यक्ति था और इसके अदूरदर्शिता पूर्ण व्यवहार, इसकी मूर्खता के कारण ही इसको जो है अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि करनी पड़ी थी। तो देखते हैं आगे कैसे हुआ था, क्या हुआ था। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अंग्रेजों की क्या महत्वाकांक्षा थी। तो देखो जो लॉर्ड वेलेजली जो कि 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ, तो ये जो है ना बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मतलब कि जितनी जल्दी भारत के बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लो उतना अच्छा है, इसका ये मानना था। और इसी समय ना यूरोप में नेपोलियन छाया हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का था। तो ये जो है ना पूरे यूरोप में अपना डंका बजाने लगा हुआ था, मतलब सबको रौंद रहा था, पूरे यूरोप को इसने रौंद डाला था। तो भय बना हुआ था इसका भी। तो नेपोलियन का भय मतलब पूरे यूरोप में नेपोलियन का भय यूरोप के बाहर अंग्रेजों के जहां जहां भी उपनिवेश थे वहां भी बना हुआ था। मतलब कि ये सब तरफ जो है अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था नेपोलियन। तो वेलेजली को लगता था कि नेपोलियन के भय से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि भारत के अधिक से अधिक शासक उसके संरक्षण में आ जाए। मतलब कि इसने सोचा कि अगर हम लोग भारत के बहुत सारे राजाओं को अपने नियंत्रण में ले आए तो हमारी शक्ति काफी बढ़ जाएगी, जो कि हम लोग नेपोलियन के विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ जितने क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार होगा काफी मतलब ये शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। तो ये इसीलिए सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके बहुत सारे राज्यों पर अधिकार कर लो। इसके लिए वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि पढ़ते हैं ना, तो क्या होता था सहायक संधि के अंतर्गत ये लोग जिस भी राज्य के साथ सहायक संधि करते थे ना, तो उस राज्य का कई सारा चीज जो है ना अंग्रेजों के नियंत्रण में आता था। मतलब कि वह राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाता था। और हैदराबाद का निजाम पहला भारतीय शासक था जिसने वेलेजली की सहायक संधि नीति को अपनाया। मतलब कि वो जो है अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। क्या होता था, जो भी राज्य सहायक संधि करता तो वहां पर अंग्रेजों की एक सेना रखनी होती थी जिसका खर्च उसी राज्य को देना होता था।
अंग्रेजों का एक आदमी उस राज्य में रहेगा, दरबार में रहेगा, उसकी सहायता से शासन चलेगा। उस राज्य की विदेश नीति पर अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते थे, मतलब कि विदेश नीति अंग्रेजों को पूछ कर बनानी होगी किसी भी दूसरे राज्य के साथ। तो ये जो है ना बिल्कुल सीधे सीधे अंग्रेजों के संरक्षण में ही आ जाता था वो राज्य। तो जो नाना फडणवीस था उसने मराठों को सहायक संधि से बचाए रखा, किंतु 1800 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उस बाद स्थिति बदलने लगी थी। नाना फडणवीस जिसके बारे में हम लोगों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी देखा था। अब बात करते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय की अदूरदर्शिता। देखो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था ना, ये सभी पेशवाओं में सबसे अयोग्य सिद्ध हुआ। बहुत ज्यादा मतलब बेवकूफ टाइप का व्यक्ति था, कई सारा बेवकूफाना इसने हरकतें की थी और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही माना जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो माधवराव नारायण राव द्वितीय ने 1795 में आत्महत्या कर ली थी। वही माधवराव नारायण राव जिसके पैदा होने का 40 दिन बाद, मतलब वो 40 दिन का था और उसको जो है पेशवा घोषित कर दिया था। तो उसने ना 1795 में आत्महत्या कर ली। उसके बाद रघुनाथ राव उर्फ राघोबा के बेटे पेशवा का पद प्राप्त किया, जिसका नाम बाजीराव द्वितीय था। देखो जो बाजीराव द्वितीय है ना, ये रघुनाथ राव का बेटा था, मतलब कि बाजीराव प्रथम का पोता था। और इसके विषय में कहा जाता है कि इसने अंग्रेजों की सहायता से पेशवा का पद प्राप्त कर लिया, मतलब कि जो काम इसके पिता रघुनाथ राव ने नहीं किया वो इसने पूरा कर दिखाया, मतलब पेशवा बनने का। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय एक अयोग्य व्यक्ति था। जब तक नाना फडणवीस जीवित थे तब तक पेशवा बाजीराव द्वितीय अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा था। 1800 में नाना फडणवीस के मृत्यु के पश्चात पेशवा बाजीराव द्वितीय स्वतंत्र हो गया और अपनी मनमानी पर उतारू हो गया। तो देखो नाना फडणवीस ने इसको कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि वो जो है संरक्षक बन गया था इसका। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो गई तो ये अपनी मनमर्जी करना चालू हो गया, जैसा चाहे वैसा ये शासन करता था। अब इस समय तक ना, मतलब कि जब ये पेशवा बाजीराव द्वितीय जब पेशवा बना ना, तो इस समय तक जो मराठा जो सरदार थे ना, जो मैंने 5 बताया था, भोसले हो गए, गायकवाड़ हो गए, होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, इसके अलावा और भी कुछ दूसरे थे। तो ये लोग जो है ना अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे, मतलब थे तो मराठा संघ के अंतर्गत ही, लेकिन स्वतंत्र व्यवहार करना चालू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो मराठा संघ था वो टूटने लगा था। तो ये चीज जो है ना पेशवा बाजीराव द्वितीय भी जानता था, और ये जो है अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए मराठा सरदारों को आपस में लड़ाने लगा और उनके बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने लगा। मतलब कि अब मैं मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, ये सिद्ध करने के लिए ये मराठा सरदारों को ही आपस में लड़वा देता था षड्यंत्र रच करके। बाद में उनके बीच बचाव में उतर जाता था और बोलता था भाई मैं सर्वोच्च हूं, मेरे को तुम लोग, मेरी बात को तुम लोग मानो। लेकिन ये जो है ना खुद इसमें उलझ गया, मतलब कि जो भी लड़ाई झगड़ा करवाता था उसमें खुद उलझ गया, खुद फंस के रह गया। तो आगे देखते हैं। 2 लोगों का नाम याद रखेंगे, दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर। तो ये दोनों जो है ना पुणे में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। पुणे में मतलब जो पेशवा है ना उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जैसे कि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे माधवराव नारायण राव के टाइम पर। तो वैसे ये दोनों दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर, ये दोनों जो है ना पुणे में पेशवा पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। और दोनों में जो है चला ठीक ठाक संघर्ष, और इसमें जो है ना सिंधिया सफल रहा, सिंधिया जीत गया, सिंधिया का बाजीराव द्वितीय पर नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इसी समय जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है उसने एक बड़ा बेवकूफ़ी टाइप का काम कर दिया। 1801 में क्या करता है, जसवंत राव होलकर जो इस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, जो असफल हो गया था, तो उसके भाई की हत्या करवा देता है। इससे जसवंत राव होलकर बड़ा क्रोधित हो जाता है कि मेरे भाई को मार डाला, और वो जो है पुणे पर चढ़ जाता है, मतलब कि पुणे पर आक्रमण कर देता है। और जो सिंधिया और जो पेशवा है ना इन दोनों को परास्त कर देता है और पुणे पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है वो क्या करे, पुणे पर तो सिंधिया होलकर का अधिकार हो गया है, तो ये भाग करके कहाँ चला जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है, बसीन में शरण लेता है। बसीन इस टाइम पे अंग्रेजों के पास होता है, वहां चला जाता है बसीन में, और वहां पर फिर ये जो है बसीन की संधि करता है, अंग्रेजों के साथ वहां संधि करता है। मैंने शुरू में बताया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए मतलब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बसीन की संधि था। तो वो देखते हैं बसीन की संधि। अब तो जैसा इसका पिता भाग गया था ना
पुणे से अंग्रेजों के पास चला गया था, ठीक वैसे ही ये भी जो है अंग्रेजों की शरण में चला जाता है, ठीक अपने पिता के समान। तो बसीन की संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 को हुई थी ये संधि, बसीन की संधि। अब देखते हैं क्या क्या इसकी शर्तें थी, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद रखिएगा, पूछा जाता है। कई बार तो ऐसे ही पूछ देता है कि बसीन की संधि में कौन सी शर्तें थी, नहीं थी, इस टाइप से पूरा। तो देखते हैं, पहला था कि पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर भारतीय व अंग्रेज पदातियों की सेना पुणे में रखना स्वीकार कर लिया। मतलब कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है उसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया कि आज से तुम ही मेरे माई बाप हो। इसके अलावा वो जो है जो अंग्रेजों के यहाँ जो सैनिक थे ना, उसमें भारतीय सैनिक भी हुआ करते थे, भारतीय सैनिक भी होते थे। तो भारतीय व और अंग्रेज पदाती मतलब पैदल सैनिक। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार लिया कि पुणे में भारतीय और अंग्रेज पदातियों की सेना रहेगी, जो अंग्रेजों की सेना है तो वो। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। सूरत जो गुजरात में है ना, वो किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया कि सूरत अब तुम्हारा हो गया। तीसरा चीज है, पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया। देखो, जो निजाम था ना हैदराबाद का निजाम, वो लंबे समय से मराठों को चौथ देता था। चौथ मैंने बताया था मराठों के बारे में जब मैंने पढ़ाया था कि चौथ जो है, मराठे किसी भी राज्य पर आक्रमण करते और उस राज्य का चौथा हिस्सा मांगते थे, मतलब उस राज्य के आय का चौथा हिस्सा। तो जो निजाम है वो मराठों को निरंतर चौथ देता था, लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि तुम जो है अब उतना क्या कहते हैं, निजाम से चौथ नहीं लोगे, और इस चीज को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उसको बोला गया कि गायकवाड़ जो वडोदरा का है ना, गुजरात का, उसके विरुद्ध तुम युद्ध नहीं करोगे। तो ठीक है, मान लेता है इनको भी। इसके अलावा इसको बोला जाता है कि अगर तुम्हारा कभी भी हैदराबाद के निजाम और गायकवाड़ के साथ विवाद होता है तो उसमें कंपनी मध्यस्थता करेगी, इसको भी ये स्वीकार लेता है। चौथा पॉइंट है, पेशवा अंग्रेज विरोधी सभी यूरोपियों को अपनी सेना से निकाल देगा। देखो, उस टाइम पे ना भारत में बहुत सारे यूरोपीय थे, फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, डेनिश भी थे, स्वीडिश भी थे, और भी दूसरे देशों से आते थे भारत में नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और वो जो है भारतीय शासकों के यहाँ सैनिक के रूप में या फिर दूसरे कर्मचारियों के रूप में काम करते थे। तो अंग्रेजों ने बोला कि तुम जो है हमारे अंग्रेजी विरोधी जितने भी यूरोपीय हैं उनको अपनी सेना से निकाल दोगे, मतलब जो जो अंग्रेजों का विरोध करते हैं उनको निकालो, बाकी जो नहीं करते हैं उनको रख सकते हो। पांचवा चीज बोला गया, पांचवा पॉइंट, पेशवा ने अपनी विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिया। तो जो भी विदेशी मामले होंगे वो कौन देखेगा? कंपनी देखेगा। तो ये 5 शर्तें थी। आगे देखते हैं, यह संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो ये क्या था? सहायक संधि। देखो, जो पेशवा था उसने अपने यहाँ सेना रखना भी स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों के हिसाब से शासन करूंगा ये चीज भी बोल दिया। तो ये सब ना सहायक संधि की शर्तों के अंतर्गत आता था। तो ये एक प्रकार की सहायक संधि थी और मराठों द्वारा की गई पहली सहायक संधि थी। अंग्रेज मराठा सरदार होलकर, सिंधिया और ये ना भोसले है, हौसले हो गया है। तो अंग्रेज जो है मराठा सरदारों होलकर, सिंधिया और भोसले को भी अपने अधीन करना चाहते थे। इसी प्रकार से पेशवा तो आ गया, अब इनको भी अपने अधिकार में करना चाहते थे, और गायकवाड़ वो तो पहले ही इनके अधिकार में आ चुका था। मराठा सरदारों ने इस संधि को अपमानजनक समझा और युद्ध की तैयारियों में लग गए। नागपुर के भोसले ने अंग्रेजों को ललकारा, गायकवाड़ और होलकर तटस्थ रहे। देखो, गायकवाड़ और होलकर ये जो है ना तटस्थ रहे, हालांकि होलकर बाद में ये युद्ध में शामिल होता है, लेकिन गायकवाड़ इस युद्ध में शामिल नहीं होता है। होलकर, सिंधिया, भोसले ये लोग जो है अंग्रेजों से लड़ते हैं। तो अब सीधा हम लोग लड़ाई झगड़े पर आ जाते हैं, क्या क्या हुआ था। तो देखो, युद्ध जो है ना चालू हो जाता है, तो ये लोग जो है ना, मतलब जो सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, भोसले हो गए, ये लोग एक साथ नहीं लड़ते हैं, मतलब कि यूनिटी नहीं बना पाते हैं, सब अलग अलग जगह पे लड़ते हैं। जो भोसला है वो नागपुर में लड़ता है, होलकर जो है वो इंदौर के आसपास लड़ते हैं, और वहीं जो सिंधिया है वो अपने ग्वालियर के आसपास लड़ते हैं। मतलब कि सब जो है अलग अलग लड़ रहे होते हैं। तो अंग्रेजों के लिए ये बड़ा फायदेमंद सिद्ध हो जाता है। अगर सब एक हो जाते तो पता नहीं क्या परिणाम निकलता। तो हम लोग युद्ध को नहीं देखेंगे, सीधा संधि पे आ जाते हैं। तो जो भोसले हैं, नागपुर के भोसले, वो हार जाता है अंग्रेजों से और देवगांव की संधि करता है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में, और भोसले जो है इस संधि के तहत कटक और बरार का क्षेत्र अंग्रेजों को दे देता है। युद्ध में हार गया, कटक और बरार जो है अंग्रेजों को दे दिया। कटक उड़ीसा में है, बरार जो है मध्य भारत में है।
इसके बाद अगला सिंधिया। सिंधिया जो है ये भी हार जाता है अंग्रेजों से और सुरजी अर्जन गांव की संधि करता है। कब? 30 दिसंबर 1803 में। देखो जितनी भी संधियां बता रहा हूं ना, आप लोग याद रखेंगे। कई बार तो सही कालक्रम में लगाने को भी पूछता है, जोड़ी मिलाओ के रूप में भी देता है अलग अलग तरीके से। तो सिंधिया ने सूरजी अर्जन गांव की संधि, भोसले ने देवगांव की संधि। इसके बाद सिंधिया ने 1804 में एक और संधि की जिसको बुरहानपुर की संधि कहा जाता है। बुरहानपुर में की थी, तो बुरहानपुर की संधि, और इसी संधि के तहत सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मतलब कि सिंधिया के साथ भी सहायक संधि कर ली जाती है। इसके बाद ना जो भोसले है उसके साथ भी सहायक संधि कर ली जाती है। तो बाद में भोसले ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसके बाद होलकर। होलकर जो कि शुरू में तटस्थ था, वो भी बाद में युद्ध में कूद पड़ता है और अंग्रेजों से हार जाता है और राजपुर घाट की संधि करने के लिए बाध्य होता है, जो 25 दिसंबर 1805 को अंग्रेजों और होलकर के मध्य हुई थी। तो ये संधियां आप लोग याद रखेंगे कितनी, 4 संधियां हुई। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। भोसले देवगांव की संधि, सिंधिया सुरजी अर्जन गांव की संधि, फिर सिंधिया दोबारा बुरहानपुर की संधि, फिर होलकर राजपुर घाट की संधि। तो ये 4 संधियां, और इसी के साथ जो है ना 1806 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो चुका था। तो इस बार जो है अंग्रेजों का पक्ष भारी रहा, क्योंकि देखो पहले वाले में क्या था, कहीं ना कहीं मराठों में यूनिटी थी उस समय 1775-82 के समय। लेकिन बाद में चूंकि जो माधवराव नारायण राव था वो नाना फडणवीस के नियंत्रण में था, और जब नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय मनमानी पे उतारू हो जाता है, तो ये लोग जो है बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। तो इसी चीज का अंग्रेजों को फायदा मिला। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 और 18 के बीच लड़ा गया था, ये निर्णायक सिद्ध होता है और इस युद्ध से मराठों का सर्वनाश हो जाता है। मतलब कि जो मराठा साम्राज्य है वो लगभग समाप्त हो जाता है। हालांकि कुछ जो मराठे सरदार हैं ना, जो अंग्रेजों की संधि बंदी को स्वीकार कर लेते हैं, वो बने हुए होते हैं। जैसे कि ग्वालियर के जो सिंधिया हैं वो तो पूरे भारत की स्वतंत्रता तक बने हुए थे, मतलब देसी रियासत के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। और भी कई सारे छोटे छोटे थे जो अंग्रेजों की संधियों को, अंग्रेजों की शर्तों को मान लेते हैं। तो देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसके कारण की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और मराठों की दूरदर्शिता। मतलब कि ये वाला जो युद्ध था ना, अंग्रेजों ने जानबूझ के शुरू किया। मतलब कि उनको लगने लगा कि मराठे कब तक ऐसा पड़े रहेंगे, हम लोग जो है मराठों को अपने अधीन कर ही लेते हैं। तो इस टाइप से साम्राज्य विस्तार की भावना से ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और जो मराठे बड़े मतलब अदूरदर्शी सिद्ध हुए, उनको ना अगर हम देखें तो 1806 में 1806 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद उनको लगभग 10-12 साल का समय मिला, मतलब ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इस बीच उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे, आपसी कलह काफी मची हुई थी। अपनी शक्ति को बढ़ाने का उन्होंने जरा भी प्रयास नहीं किया और इसका परिणाम उनको जो है तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में देखने को मिला। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया हुआ था। 1813 से 1823 तक इसने भारत में गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दी। ये जो है ना बड़ा ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और काफी इसने आक्रांता रूप अपनाया हुआ था। इसी के समय में ना अंग्रेजों का नेपाल के साथ युद्ध हुआ, पिंडारियों का इसने दमन किया था, तो कई सारी चीजें इसने की थी। तो ये जो है ना अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता बनाने का प्रयास कर रहा था। मतलब कि कैसे भी करके भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर लो, जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं सबको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लो, इस टाइप से इसकी भावना थी। 1805 के बाद मराठों को जो शांति के वर्ष मिले, वही जो मैंने पहले बोला कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इनको जो समय मिला था उसका इन्होंने सदुपयोग नहीं किया, उसको आपसी लड़ाई झगड़े में इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब आते हैं सीधे युद्ध जो भी हुआ था। तो देखो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ होने से पहले अंग्रेजों ने मराठा सरदारों के साथ अलग अलग संधियां की थी और आगे चल करके इन्हीं संधियों का उल्लंघन करते हुए मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। तो पहले हम लोग संधि देखेंगे जो कि युद्ध के पहले हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने बाकायदा मतलब गए होंगे मराठा सरदारों के पास कि ये संधि कर लो इस टाइप से, तो और इन मराठा सरदारों ने कर भी लिया था।
तो देखते हैं पहली संधि, तो ग्वालियर की संधि। अब ग्वालियर की संधि है मतलब सिंधिया। देखो जो संधि वगैरह है ना, इसको याद रखना बड़ा आसान है, आप लोग आराम से याद कर सकते हो। आप लोग बस ये याद रख लो कि ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया थे। इंदौर में कौन थे, होलकर थे। नागपुर में कौन थे, भोसले थे। पूना में कौन थे, पेशवा थे। और क्या कहते हैं, वडोदरा मतलब कि गुजरात, वहां कौन थे, गायकवाड़। तो ऐसे आप लोग याद रखोगे तो आपको संधि युद्ध वगैरह आराम से पकड़ में आ जाएगा। तो ग्वालियर बोलेगा तो वहां आपको सिंधिया ही लगाना है। तो ग्वालियर की संधि जो 1817 में हुई थी, सिंधिया ने पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता का वचन दिया था। इस समय पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेज लगे हुए थे, तो सिंधिया बोला कि तुम जो है पिंडारियों के खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये वचन दिया था ग्वालियर की संधि से। इसके बाद पुणे की संधि, पुणे है मतलब पेशवा। तो पुणे की संधि हुई थी 1817 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी, मतलब अंग्रेजों ने बोला कि तुम जो है मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दोगे। देखो जो मराठा संघ है उसका सर्वोच्च छत्रपति होता था, लेकिन जो पेशवा है उन्होंने अपने आप को काफी शक्तिशाली कर दिया था, और जो छत्रपति था उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया, और पेशवा ही सर्वोच्च होने लगा, और पेशवा की सर्वोच्चता को सभी स्वीकार भी करने लगे। तो 1817 पुणे की संधि में अंग्रेजों ने पेशवा से जो है मराठा संघ की अध्यक्षता त्यागने को कही, उसने मान लिया, ठीक है अब से मैं जो है पेशवा मतलब मराठा संघ का अध्यक्ष नहीं हूं। इसके बाद नागपुर की संधि जो कि 1816 में हुई थी, ये पहले हुई थी, ध्यान रखेंगे। नागपुर की संधि 1816 में हुई थी, लेकिन इस संधि को अपना जो भोसले हैं उसने 1816 में स्वीकार किया। 1816 में संधि हुआ था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया, 1817 में भोसले द्वारा। तो ये संधियां हुई थी 1817 के युद्ध के पहले, मतलब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पहले। अब क्या होता है, ये सभी मराठा सरदार अब अंग्रेजों के रवैया से परेशान होने लगे थे। मतलब उनको जो है अब समझ में आने लगा था कि भाई ये जो अंग्रेज हैं बड़े बेकार आदमी है। मतलब इतने समय तक उनको पता ही नहीं चला था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में उनकी हालत खराब करके रख दी थी। इस बीच और भी दुनिया भर का चीजें वो लोग भारत में कर रहे थे, ये सब चीजें उनको नहीं दिखा, देर से दिखा। अब उनको लगने लगा कि ये अंग्रेजों का हमको कुछ करना होगा। और ये लोग क्या करते हैं, जो संधियां इन्होंने की थी कुछ समय पहले, अभी जो मैंने बताया, उनका उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि इन संधियों को हम लोग तोड़ेंगे तो अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब एक तरह से युद्ध का आगाज हो जाएगा। तो इन संधियों को उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, और पेशवा, भोसले, होलकर ये तीनों मिल करके अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ संयुक्त रूप से लड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं, सब अपने अपने जगह पे लड़ेंगे। और इसीलिए ना ये सब हार जाते हैं। अगर सब मिल करके प्लान बनाते, एक साथ अपनी सेना को इकट्ठा करते और भारी सेना लेकर के अगर अंग्रेजों के ऊपर अटैक करते, तो फिर शायद कुछ अलग परिणाम निकलता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब अपने अपने जगह पर अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ अंग्रेजों का सामना करते हैं। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे इस समय, तो वो किरकी के युद्ध में पराजित हुआ था। पूछा जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा किस युद्ध में पराजित हुआ था, तो किरकी के युद्ध में पराजित हुआ था। इसके बाद भोसले सीतावर्डी के युद्ध में पराजित होता है। कई बार पूछा गया है सीतावर्डी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, या सीतावर्डी का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो भोसले अंग्रेजों से बुरी तरह से हार गया। उसके बाद होलकर जो है ना महिदपुर के युद्ध में पराजित हुआ। अच्छा यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैं भोसले बोल रहा हूं, होलकर बोल रहा हूं या गायकवाड़ बोल रहा हूं, तो वो लोग जो है ना, इनका एक तरह से आप लोग समझ सकते हो सरनेम है। बाकी व्यक्ति जो है ना बदलते भी रहे हैं, जैसे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी ये शब्द आते गए हैं। तो ये नाम नहीं है, एक तरह से आप टाइटल समझ सकते हो, व्यक्ति बदलते रहे। जैसे कि हैदराबाद का निजाम, वो व्यक्ति बदलते रहे, लेकिन वो जो टाइटल है उसी के नाम से जाना जाता है। बाकी व्यक्ति कौन था वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप होलकर, सिंधिया, भोसले इतना ही आप लोगों को याद रखना है। बाकी पेशवा का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीनों जो हैं इन युद्धों में हार जाते हैं। इसके बाद जनवरी 1818 में होलकर माफी चाहूंगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। जनवरी 1818 में होलकर ने मंदसौर की संधि कर ली। ये जो होलकर है ना, जो महिदपुर के युद्ध में पराजित हुआ था, 1818 में मंदसौर की संधि कर ली और राजपूत राज्यों से अपने अधिकार वापस ले लिए। देखो होलकर जो कि इंदौर में इसका सेंटर था, और ये जो है ना राजपूत राज्यों को नियंत्रित करता था, उनसे चौथ वगैरह लेता था। तो ये जो है राजपूत राज्यों से अपने अधिकार को त्याग देता है मंदसौर की संधि में। इसके बाद जो पेशवा है ना, वो कोरेगांव और अंटी के युद्ध में हार जाता है, और उसके बाद फरवरी 1818 में समर्पण कर देता है। पहले किरकी के युद्ध में हारा बुरी तरह से, लेकिन सरेंडर नहीं किया।
फिर उसके बाद ये जो है ना कोरेगांव और अंटी, आंटी नहीं है ये अंटी, कोरेगांव और अंटी के युद्ध में हारने के बाद पेशवा को लगता है कि भाई वो अंग्रेजों से नहीं लड़ पाएगा, नहीं जीत पाएगा, तो फरवरी 1818 में वो जो है समर्पण कर देता है, हथियार डाल देता है। इसके बाद अंग्रेज जो है पूरे मराठा संघ पर अपना एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। देखो पेशवा का पद किसने सृजित किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से ये पद चला आ रहा है, तो इस पद को अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। मतलब कि भाई अब कोई पेशवा जैसा कोई पद होगा ही नहीं, तो पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा पेंशन दिया जाता है, पेंशन लो, और उसको जो है ना कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान जीविकोपार्जन के लिए दिया जाता है। मतलब कानपुर भेज दिया जाता है, उत्तर प्रदेश, कानपुर के निकट कोई स्थान है बिठूर, वहां पर एक छोटी सी जागीर दे दी जाती है। बोला जाता है कि यहीं से तुमको जो आमदनी होगी उससे अपना जीवन यापन चलाओ। और वहीं पर 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ ना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है और मराठों की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो सिंधिया है वो फिर अंग्रेजों के समर्थन में आ जाता है। वैसे ही जो गायकवाड़ है वो भी अंग्रेजों का समर्थक बन जाता है। फिर भोसले का क्या होता है, नागपुर का जो भोसले है ना उस पर सहायक संधि थोप दी जाती है, सहायक संधि। और 1853-54 में फिर नागपुर को हड़प लिया जाता है। जब डलहौजी आता है वो फिर पूरी तरह से हड़प लेता है। फिर जो ये सब हुआ था, और भी जो दूसरे छोटे छोटे मराठे राज्य थे ना, कईयों को सीधे सीधे मिला लिया जाता है, कई बाद में देसी रियासत के रूप में भी चलने लगते हैं। तो 1818 में पेशवा के पद के समाप्ति के साथ ही साथ मराठों के शक्ति का भी अंत हो जाता है। और इसके बाद जो भी बच्चे कुछ मराठे सरदार होते हैं थोड़ा सा वो प्रयास करते हैं या फिर वो अंग्रेजों के समर्थक बन जाते हैं, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया। तो वीडियो यही समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने देखा आंग्ल मराठा युद्ध। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया या नहीं। आप लोग चाहें तो फिर से देखिएगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।